हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी यूपीएसआई की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें सेट नंबर 7 है। पीछे हमने 6 सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो कर लीजिए। आप ये मानिए कि अगर करीब मैं 40 सेट कराऊंगा इसमें, और अगर आप 40 सेट करके जाते हैं तो आपके और अगर कंसेप्ट भी साथ साथ सीखते चले जाते हैं, मतलब कि लर्न करते जाते हैं, लेकिन अगर आप 40 क्लास देखेंगे तो ऑटोमेटिक कंसेप्ट तो लर्न हो ही जाएगा ना। लेकिन सवाल मेरे साथ साथ करना है, आपको मुझसे पहले करना है। उससे क्या होगा ना कि आप किसी और अप्रोच तो करेंगे, मैं और करूँगा, हो सकता है आपसे सवाल ना बन पाए, ठीक है ना। तो जब नहीं बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लर्निंग का जो प्रोसेस क्या होता है, आप सीखते कैसे हैं। जब तक आप गलती नहीं करेंगे ना, सीखेंगे नहीं। बहुत बेसिक बात है, मतलब इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। जब आप गलती करेंगे तो मतलब प्रैक्टिस इसीलिए कराई जाती है, या आप प्रैक्टिस करेंगे तो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, आपके अंदर क्या कमियाँ हैं। अभी वक्त है चीज़ों को सुधारने का। जो जो कमियाँ हैं आप सुधार सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए दंड आरेख में वाई अक्ष पर उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया गया है जिन्होंने बीमा पॉलिसी ली है, और बीमा पॉलिसी की खरीद का वर्ष एक्स अक्ष पर दर्शाया गया। मतलब कि ये जो बीमा लिए हैं वो लोग हैं, ये वर्ष है। मतलब जैसे 2011 में 54 लोगों ने बीमा लिया है, 2012 में 57 लोगों ने, 2013 में 65 लोगों ने, 2014 में 72 लोगों ने, और 2015 में 84 लोगों ने, और 2016 में 85 लोगों ने क्या किया है, बीमा जो पॉलिसी है उन्होंने खरीदी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, ये आपको ग्राफ समझ में आ गया। जब भी डीआई के क्वेश्चन, जब आपके टेबल के क्वेश्चन आए, है ना, या पाई चार्ट के आए, तो जो जो भी दिया गया है फिगर, मतलब कि जो डायग्राम दिया गया है ना, जैसे ये बार डायग्राम का क्वेश्चन है। अब आप इसमें इस डायग्राम से समझ पाओ कि एक्चुअल में पूछा क्या। अब आपको समझ में आ गया कि इस ईयर में इतने इतने लोगों ने पॉलिसी ले रखा है। क्वेश्चन पढ़िए, वो तुरंत बन जाएगा सेकंडों में। जब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे, सवाल बना नहीं पाएंगे। चलिए, वर्ष 2024 में बीमा पॉलिसी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, वर्ष 2011 में, सॉरी 24 नहीं, 2014 में, 2014 में पॉलिसी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 11 में पॉलिसी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की तुलना में लगभग कितना % परिवर्तन हुआ है। तो बताओ, 54 से कितना हो गए, 72 हो गए हैं। तो 660, मतलब कहने का है कि 18 क्या हुई कि वृद्धि हुई, प्लस 18 हुए, 18 ज़्यादा हो गए। तो चूंकि आंसर % में आया है, तो 54 से 18 वृद्धि हुई है। तो आप ये जानते हैं कि 54 में 18 की वृद्धि हुई है, तो 100 में क्या होगा, तो 18 3 54 कहेंगे, 1/3 क्या होता है, 33.33% होता है। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में आपको पेन चलाने की भी जरूरत थी, ठीक है ना। आगे सवाल पे आते हैं। नीचे दी गई तालिका 5 कंपनी में सेल्समैन की संख्या को दर्शाती है। जैसे ये कंपनी है C1 C2 C3 C4 5, सेल्समैन 35 10 30 5 15 है। करा कि C2 C4 था, C5 में सेल्समैन की औसत संख्या क्या है, ठीक है ना। तो किसमें किसमें कह रहा है कि C2 C4 C5 जोड़ लो। तो C2 में कितना है, 10 है, C4 में कितना है, 5 है। तो 10 5 15, और 15 15 कितना हो गया, 30 हो गया। औसत संख्या पूछा है, तो C2 C4 C3 3 है, तो 3 धाम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो उनकी जो औसत संख्या कितनी है, वो 10 है। समझ में आया कि नहीं आया। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। बनाइए इस सवाल को। कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका 4 विभिन्न वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दर्शाती है, ठीक है। JKLM कह रहा है कि सभी वस्तुओं के औसत विक्रय मूल्य तथा औसत क्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है। मतलब कि जो एवरेज निकालना है औसत का, मतलब कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का जो हमें अंतर निकालना है, ये बताना है। वो भी कैसे, एवरेज, सेलिंग प्राइस का औसत और कास्ट प्राइस का जो औसत हो, उनका अंतर मुझे बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका सेलिंग प्राइस क्या है, ये विक्रय मूल्य, और ये क्या है, क्रय मूल्य। तो इसको जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, और 5 चौक 20 के शून्य हासिल 2, ठीक है। 12 4 16 2 18 2 20 5 25, कितना आ गया, 2500 आ गया, ठीक है ना। इधर जोड़ेंगे तो आप ये जानते हैं कि अभी आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे हम सवाल को करेंगे। यहाँ पे क्या है, 0 है, और 9 5 14 6 20 21 21 5 26 के 6 हासिल 2, और 6 4 10 5 15 3 18 2 20, कितना हो गया, 2060। आपसे औसत पूछा है, औसत का अंतर पूछा है, तो आप यही कहेंगे ना कि 2500 बटे 4 माइनस 2060 बटे 4,
इन्हीं का ये औसत हो गया ना, इनका अंतर पूछा है। तो आप ये जानते हैं कि 4 तो कॉमन है ही ना, 4 दोनों के हर बराबर हैं, तो 2500 में से 2060 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर। 11 चौक 44, इसका मतलब जो है कि उनके जो औसत सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस के जो औसत का अंतर है ना, वो 110 है। कितना है बेटा, 110 है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक गोले का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का आयतन दशमलव के बाद एक अंक तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। आप ये जानते हैं बेटा कि आज की डेट में जो पेपर में सवाल आता सारा कैलकुलेशन का खेल है और कुछ है नहीं, ठीक है ना। गोले का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, गोले का आयतन चाहिए, तो हमें गोले का आयतन निकालने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, ध्यान देना। तो जो गोले का आयतन होता है वो क्या होता है, तो जरा आप कहेंगे कि गोले का जो आयतन होता है ना, आयतन जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, तो हम कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 154 दे रखा है। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू मिल जाए तो हम क्वेश्चन का बना पाएंगे, ठीक है ना। आर की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये 4 है और 22/7 है। अगर आर की वैल्यू में डायरेक्ट, चलो अच्छा ठीक है, 22/7 और आर स्क्वायर तो है ही, 154 में कह दूंगा, 22 सत्ते क्या हो जाएगा 154। तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो 7/2 अर्थात 3.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आप इस 3.5 के बजाय आप 7/2 ही लिख दो, उससे फायदा क्या होगा बता देता हूं आपको। जैसे क्या लिखा है 4/3 और पाई का मान तो 22/7 आप रखोगे ही रखोगे, और आर का मान आप 7/2 रखे हैं, तो आप कहेंगे सर 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। मेरी बात ध्यान समझिएगा, 7 से साल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। 7 7 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और कुछ होगा क्या, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, और 2 11 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो मुझे इतना पता चल गया कि ये जो आया 11 गुणे 49/3 है ना, 11 गुणे 49/3। तो मैं ये जानता हूँ कि 3 त्रिक 9 है ना, 2 11 3 चक 18, मतलब 3.66 आएगा। अरे भाई 3 त्रिक 9 2 11 3 चक 18 फिर 6 आएगा समथिंग। तो मैं 49 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 15 150। तो यहाँ से हम ऑप्शन से थ्रू हम बना सकते हैं, ठीक है ना। या तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा, देखो इसको आप क्या लिखोगे, 3 एकम 3, मेरी बात ध्यान समझना, 3 एकम 3 1 4 और ये 19 3 छक 18 1 3 त्रिक 9, ऐसे 3 3 आएगा तो चला जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ से बन जाएगा 16 धाम 160 और 16 एकम 16 60 70 76। मतलब कहने का है कि 176 एक ही ऑप्शन है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कराइए, क्यों मैच कराऊंगा एग्जैक्ट। अरे भाई मुझे इतना पता है कि 16 गुणे में ऐसे लिख देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, 11 को मैं 16 प्लस 0.3 कर दिया, तो मुझे इतना पता है 0.33 आगे है। तो जब मैं इसको करूँगा तो 16 धाम 160 और 16 कितना हो जाएगा, 176 आ जाएगा, प्लस 11 3 33, 11 3 33, लास्ट में और रहेगा 3 और 76 3 79 तो 3 आ जाएगा, आगे 3 3 रहेगा तो 129 आ गया कि नहीं आ गया। इतना दूर था तो ऑप्शन और करने की क्या जरूरत थी, तो सिंपली मिल गया कि नहीं मिल गया, समझ में आया। तो आगे चलते हैं। करा कि 10 व्यक्तियों की एक टीम ने 9 व्यक्ति अपने भोजन पर 40 रुपये प्रत्येक खर्च करते हैं, ठीक है ना, और शेष एक व्यक्ति सभी 10 व्यक्तियों की औसत से 9 अधिक खर्च करता है। उनके भोजन के लिए कुल व्यय था। मैं कहता हूं कि जो 10 व्यक्तियों का औसत है ना, 10 व्यक्तियों का औसत अगर मान लूं मैं कि x है, तो उनका जो 10 व्यक्तियों का जो औसत है तो x मान लिया, तो उनका सम कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 10x होगा कि नहीं होगा। अब कह रहा है कि 9 व्यक्ति अपने भोजन पर 40 प्रत्येक खर्च करते हैं, 9 चौक 36, मतलब कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ इस बात को। तो 9 गुणे आप 40 लिख देंगे, लेकिन जो एक व्यक्ति बचा है ना, कह रहा है कि और शेष एक व्यक्ति सभी 10 व्यक्तियों के औसत से, और 10 व्यक्तियों का औसत कितना है, x है, से 9 अधिक खर्च करता है। इसका मतलब है कि वह 9 अधिक खर्च करता है, ठीक है। और ये बराबर किसके हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, और 360
और 9 69 हो जाएगा, 369 है ना। तो 9 चौक 36, 9 एक कम 9, एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 41 आ गई। एक्स की वैल्यू 41 आ गई। आपसे पूछा है कि उसके भोजन के लिए कुल व्यय था, तो आपने कहा कि कुल व्यय जो था वो 10x था, तो यहीं पे गुणा कर देंगे कि 41 गुणे 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ भाई। तो आप कहेंगे सर 410 है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। एक त्रिभुज का एक कोण 74 है, तो तब अन्य दो अंतःकोणों के अर्धकों के बीच का कोण, मतलब ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, एक कोण कितना है, 74 है, ठीक है ना। और इनके अर्धकों के बीच, मतलब कह रहा है कि तब अन्य दो अंतःकोण, एक ये अंतःकोण है, एक ये है, अर्धकों के बीच का कोण, ये बीच का कोण जो है वो कितना है। तो आप कहेंगे कि ये आपसे ये पूछा है, आपसे ये पूछा है, तो हम ये जानते हैं कि अगर ये ए बी सी है, ए बी सी है, ठीक है ना, और ये क्या है, ओ है, तो आपसे बी ओ सी पूछा है, एंगल बी ओ सी का जो मान है ना वो कितना है, तो कहेंगे कि 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये फार्मूला होता है बेटा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। अगर कोई त्रिभुज है, इसके अंतःकोणों ऐसे हैं, मतलब कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, अंतःकोण कहलाता है, मतलब अंतःकेंद्र कहलाता है, और यही जो बनेगा ये क्या बनेगा, अंतःकोण बनेगा। तो कह रहा है कि तब दो अंतःकोणों के अर्धकों के बीच का कोण है, तो आप यहाँ से ये कह देंगे मेरी बात ध्यान समझिएगा, फॉर्मूला आपने देख लिया होगा, करना नहीं है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए बस। तो आप यहीं पे कहेंगे कि 90 प्लस हाफ ऑफ, वैसे भी एंगल 90 से बड़ा बनेगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसका एंगल 74 है, तो ये क्या हो जाएगा कि 90 प्लस 37 गुना 74, तो 90 ये डिग्री में रहेगा, कितना हो जाएगा 127। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप कोशिश ये करिए कि जब आप सवाल कर रहे हैं ना तो मन में चलाने की कोशिश करिए सवाल को लगाने के लिए, ठीक है। एक इमारत के शीर्ष पर पोस्टर लगा है और एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर में नहीं, इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है। पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचले सिरे के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 30 हैं। पोस्टर की ऊंचाई का 200% कितना है, ये आपसे पूछा है, मतलब 2 गुना पूछा है ना, 200% 2 गुना। मैं कहता हूँ कि एक इमारत है, चलो ठीक है, यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, तो इस 50 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। ये तो कह रहा है कि 50 मीटर की दूरी पर ज़मीन पर एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इमारत, ये पोस्टर है, ये क्या है, पोस्टर है, इस पोस्टर के शीर्ष से और इसके बीच का कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये 45 बन रहा है, ऐसा तो बोला उसने। और क्या कह रहा है कि लेकिन उसके जो यहाँ से, सॉरी, यहाँ से जो बन रहा है ना, ये मान लीजिए ये इमारत है, ठीक है, तो ये जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है कि पोस्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं ये जानता हूँ ये 50 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा, ये भी 50 होगा, लेकिन आप अभी मत कहिए, देखिए कैसे, ये 30 है तो ये वाला कितना बनेगा, ये 60 बनेगा। तो 60 के सामने, इस वाले ट्रायंगल की बात करूँगा बेटा, तो 60 के सामने हमेशा क्या बनता है, √3, क्या बनता है, √3। तो √3 यूनिट की वैल्यू कितना है, 50 है, और 30 के सामने कितना है, 1 बनता है। आप कहेंगे यस सर। इसमें आएंगे तो ये कितना है, ये 45 है, तो ये वाला भी क्या है, 45, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। √3 ये है तो √3 क्या होगा, ये होगा, मतलब √3 - 1 यूनिट। इस पूरे से अगर मैं इतना पार्ट हटा दूं, तो मतलब पूरा √3 है और ये 1 है, √3 में से 1 घटा दूँ तो यही वाला पार्ट बचेगा ना। और यही मुझसे पूछा गया है कि पोस्टर की ऊंचाई क्या होगी, तो मैं कहूँगा कि √3 की वैल्यू कितना दिया है, आप देखिए मेरी बात ध्यान समझिए, √3 की वैल्यू 50 दे रखा है। आपको निकालना क्या है, √3 - 1, ये वैल्यू क्या है, ये वाली √3 - 1 है। तो आप कहेंगे कि √3 - 1 की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये 3, हालांकि सब जगह नीचे 3 है, तो मैं क्या करूँगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों, क्योंकि आंसर में सभी जगह जो है
3 है नीचे, हर में 3 है, तो मैं यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा और ये अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो ये 50 तो रहेगा ही रहेगा, ये 50 ऐसे रहेगा और ये अंदर जाएगा, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा, और 3 माइनस √3 हो जाएगा, और ये कितना बनेगा, ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा, तो 50/3 इंटू 3 माइनस √3 बनेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ भाई, क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल उन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है ना, उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल उन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो मैं कहता हूं कि एक बड़ा वृत्त है ऐसे मान लिया, और उसकी त्रिज्या कैपिटल R है, समझना। उस वृत्त की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल उन दो वृत्तों के क्षेत्रफल, एक और दो छोटे छोटे वृत्त हैं और जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 8 और कितना है 15 है, इनके योग के बराबर है, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ उस वृत्त की त्रिज्या ही फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि इनका जो क्षेत्रफल है ना, वृत्त है तो 4/3 क्या हो जाएगा, वृत्त है ना, तो πr² क्या हो जाएगा, πr²। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितना है 8, तो मैं 8 का स्क्वायर लिखूंगा, मेरी बात समझना, और पाई और इसको क्या लिखूंगा 15 का स्क्वायर लिखूंगा। पाई कॉमन ले लिया मैंने, क्या ले लिया बेटा, पाई कॉमन ले लिया, तो ये 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 15 का स्क्वायर 225 है ना, 60 20 80 89। कहने का मतलब है कि पाई इंटू 289 आ जाएगा इधर, और इधर क्या कहूँगा कि ये वाला जो है ना, ये πr² बनेगा। मुझे यही r की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया कि πr² की जो वैल्यू है बराबर की इसके हो जाएगी, तो पाई से पाई कैंसिल कटेगा, r² की वैल्यू 289 है, तो r की वैल्यू कितना आ जाएगी 17 आ जाएगी। r की वैल्यू कितना आ जाएगी 17 आ जाएगी। कहने का मतलब है कि जब दो वृत्त को जोड़कर एक नया वृत्त बनाया जाता है, जब दो वृत्तों को जोड़कर नया वृत्त बनाया जाता है, तो दोनों की त्रिज्याओं का वर्ग का अगर रूट ले लिया जाए, तो वही तीसरी जो नया वृत्त बनेगा दो जोड़कर, उसकी त्रिज्या डायरेक्ट आ जाएगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो मैंने यही बात बोला कि अगर दो वृत्त जोड़कर, दो वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़कर एक तीसरा वृत्त बनाया जाता है, तो तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह इसके पहले का वर्ग मतलब कि 64 और दूसरे का वर्ग 225। आप चाहे जिस सवाल में उनका वर्गमूल ले लो, तो जो आएगा वो तीसरे वर्ग की त्रिज्या आ जाएगी डायरेक्ट आपसे। इसका मतलब ये सब आपको कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट आप यहाँ से सवाल बना पाएंगे, लेकिन ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता, नहीं तो आप जानते क्या होगा, सवाल तो कर लेंगे पहले, लेकिन वहाँ पे आपका दिमाग नहीं क्लिक करेगा। मतलब कम से कम ऐसे सवाल प्रैक्टिस में 20 से 30 बार आपके सामने आने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जब एक सेट में एक सवाल आया, अगर आया, जरूरी नहीं कि दूसरे सेट में ऐसा सवाल आ जाए, इसका मतलब 40 से 50 जब सेट करके जाओगे तो कम से कम 20 बार आएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो आपको पेपर से पहले ये मान के चलना है, आपको कितनी भी अच्छी आपकी मैथ है, लेकिन प्रैक्टिस करके जाना है। वो कह रहा है कि कॉम्बिनेशन संचय 100 का मूल्यांकन कीजिए, तो ये तो फार्मूला लिखा है, NCN का मान क्या होता है, तो 1 होता है। NCN का मान क्या होता है, 1 होता है, और NC0 का मान भी क्या होता है, 1 होता है, याद रखना। NC0 का मान क्या होता है, 1 होता है। और NCR की वैल्यू फैक्टोरियल n/n -r, ठीक है ना, ये होता है फैक्टोरियल r, यहाँ पे फैक्टोरियल r, ये फार्मूला होता है, ठीक है, बात समझ में आई। NCR फैक्टोरियल n/r इंटू n - r का फैक्टोरियल, और एक ये बन गया कि NCN की वैल्यू 1 और NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो n मतलब यहाँ पे कितना दे रखा है क्वेश्चन में, n की वैल्यू कितना दी, 100 दिया है, ठीक है ना। तो 100 जो होगा उसका मान 1 आएगा, बाकी कुछ करना नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन C/D इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। आमला और बिमला खेल खेलती हैं जिसमें उन्हें A से E के बीच के किसी एक अक्षर चयन करने को कहा जाता है। A से E के बीच, है ना। ये दो अक्षर मेल खाते हैं तो दोनों एक पुरस्कार जीत जाती हैं। केवल एक प्रयास में वो पुरस्कार न जीते, ऐसी संभावना
ज्ञात कीजिए, मतलब कि आपसे पॉसिबिलिटी पूछा, संभावना ज्ञात कीजिए। तो आप ये कहें कि मान लीजिए कि जब ए से ई तक कितने हैं, 5 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 1/25, 1/25, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है कि दो अक्षर मेल खाते हैं तो दोनों एक पुरस्कार जीतती हैं, केवल एक प्रयास में वो नहीं जीतती हैं। इसका मतलब ये है, तो ऐसी संभावना ज्ञात करें तो हम कहेंगे 1 - 1/25, तो 25 - 1 करेंगे तो 24 अपान क्या हो जाएगा, 25 आएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे संभावना क्या पा जाएगी, 24/25, ठीक है ना, 24/25। आगे चलते हैं। शब्द असर्शन के सभी अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। शब्द असर्शन में पहले देखो कितने शब्द हैं और क्या कोई शब्द एक से ज़्यादा बार आया है। तो आप यहीं पे दिख रहा है कि एस 2 बार आया है, तो एक ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल शब्द कितने हैं, 9। तो आप ये समझिए कि जैसे मेरी बात समझो, कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे कहूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो ठीक है, इतने तरीके हैं, मतलब 9 है, 9 शब्द हैं। तो मुझे पता है कि पहले खाने में, पहले इस वाले में कितने ये जो अक्षर रहे, कौन से अक्षर को फिट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि सर इसमें बैठाने के, जो शब्द बैठाने के 9 तरीके हैं, आप चाहो तो ए बैठाओ या एस बैठाओ या फिर से एस बैठाओ, ई बैठाओ, आर बैठाओ, टी बैठाओ, ई बैठाओ, आई ओ बैठाओ, एन बताओ, मतलब कि 9 तरीके हैं। जैसे नहीं समझ में आया, इसमें मैंने पूछा कि बताओ मेरे पास इतने शब्द हैं, मैं किसको बैठाऊं। तो एक बच्चा कह रहा है सर ए को बैठाइए, पहला तरीका हो गया। दूसरा कह रहा है सर एस को बैठाइए, फिर तीसरा भी कह रहा है एस को बैठाइए। ऐसे ही 9 तरीके हैं बैठाने के, 9 तरीके हैं बैठाने के। तो यहाँ पे 9 होंगे, एक शब्द बैठ गया तो क्या बचेगा, 8, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 6, मतलब एक एक सेलेक्ट होते जा रहे हैं, एक एक सेलेक्ट होते जा रहे हैं। जैसे पहले 9 थे तो 9 में से एक आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ बचा कितना, आप 8 शब्द बचे, 8 में से एक आपने सेलेक्ट कर लिया तो बचे कितने, 7, 7 में से एक कर दिया तो बचे कितने, 6, मतलब तरीके 6 हैं उस को सेलेक्ट करने के। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, उसके बाद क्या हो जाएगा, 4, उसके बाद क्या होगा, 3, फिर क्या होगा, 2, फिर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। लेकिन एक बात है, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये क्या कहलाता है, ये फैक्टोरियल 9 कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसा शब्द है जो 2 बार आया है, आप कहेंगे यस, एस जो है 2 बार आया है, एस 2 बार आया है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 2 से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, फैक्टोरियल 2 से। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 9 की वैल्यू जो होगी, 2 काट देंगे तो मतलब क्या लिखेंगे, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 3 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2, ऐसा लिख दिया। और नीचे ही फैक्टोरियल क्या है बेटा, 2 है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे हम इसको कैलकुलेट, जो भी वैल्यू होगी इन्हीं के प्रोडक्ट का मान होगा, आंसर वही होगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ 9 मल्टीप्लाई में है तो वही आंसर होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल 7 6 13 5 18 ये भी है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होगा, क्योंकि देखो 5 चौक 20, 23 60 है ना, 6 चौक 36, तो 360 कितना हो जाएगा, यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई, 360 हो गई। और 360 फिर 8 7 56 है ना, तो 8 × 7 9 8 72 × 7, तो मतलब इतना छोटा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि मैं 56 है ना, 3 × 15 ज़्यादा चला जाएगा, 15,000 के आसपास निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, ठीक। तो ये और ये आंसर हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अब मेरे पास बचा क्या है, मैंने कहा कि 9 का मल्टीपल, तो ये बचेगा नहीं। 9 का मल्टीपल चेक करो, 6 3 9 8 8 16 2 18 ये भी है 9 का मल्टीपल, और 8 1 9 4 4 8 1 9 ये भी है। चलो कोई बात नहीं। तो अब दूसरा तरीका है चेक करने का, चेक कर ले, नंबर 7 से भी कटना चाहिए, लेकिन उससे बढ़िया मेरे लिए नंबर 8 है। नंबर क्या है, 8 है। तो नंबर 8 से आखिरी के 3 डिजिट, आप 3 डिजिट चेक कर लो। तो 8 45 ये कट गया है ना, ये लास्ट के ये भी कट रहा है, ठीक है, फेल हो गया मेरा। 7 से चेक करूंगा तो 7 9 14 4 18 41, 7 5 35 6 और 46 हो गया, 7 6 42 4 है ना, और 7 5 35, हाँ ठीक है, ये नंबर कट रहा है, ये नंबर कट रहा है। आप गुणा करके देखो, ये इतना हो गया कि 6 5 3 30 और 3 90 9 360 हो गया। और आप इसको जब गुणा करोगे तो आप कहोगे
कि 9 से 63, देखना मेरी बात ध्यान सुनना, और गुणे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 36 गुना 72, या तो मैं इसको अलग से कर देता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनना। अब यूनिट डिजिट मैच करना चाहो तो 8 6 48 के 8, 8 3 24 के 4, मतलब 0 के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगी 4 आएगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब कितना आ जाएगा 18 144 0, 18 144 0 आ जाएगा। मतलब बेटा ऐसे सवालों को कभी भी पूरा करने की जरूरत नहीं होती, पूरा करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्लियर है बात। तो आपको क्या करना होता है कि इनको देखना होता है कि यूनिट डिजिट मैच कराओ, मल्टीपल चेक करो, है ना, डिजिटल सम लगाओ, इन सब चीज़ों का हम यूज करते हैं। करा कि गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का है कि एक ये सीरीज दे रखी, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल जो होता है ना, वो क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। कब? जब r लेस देन 1, वेर ए क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म मतलब कि प्रथम पद, ये क्या है प्रथम पद है, आर क्या है सार्वानुपात है, क्या है सार्वानुपात है, ठीक है। और एन क्या है, एन तो एन है पदों की संख्या, मतलब एन पदों तक निकालना है, ठीक है ना। एन पदों की संख्या होती है तो पद ही एन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आर कैसे निकालते हैं। तो हम कहते हैं कि 1/25 अपान 1/5, तो इसको मैं क्या करूँगा 5 से डिवाइड करूँगा, 50 25, इसका मतलब 1/5 आ गया। 1/5 क्या है, 1 से छोटा है, मतलब यहाँ पे यही वाला फार्मूला लगेगा। अगर ये नहीं होता तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 हो जाता अपान r माइनस 1 हो जाता, ठीक है ना। अगर r ग्रेटर देन 1 है तो आप यही लिख देते कि r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, और यहाँ पे a तो रहता ही रहता, ये भी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल है ना। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल है, फार्मूला है। वैल्यू आप पुट कर दो और कुछ करना नहीं है। तो आप यहीं पे कि जीपी का जब सम निकालेंगे तो देखिए a क्या है, फर्स्ट टर्म 1/5 है, आप 1/5 रख दीजिए। आपने कहा रख दिया सर, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, तो 1/5 है, 1/5 की पावर क्या है n है, ठीक है ना, और अपान 1 माइनस 1/5। तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 5 माइनस 1 4/5, तो मतलब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/5 की पावर n। बताओ ये ऑप्शन मैच कर रहा है कहीं क्या, 1/4, 1 माइनस 1/5 पावर n, सो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। मतलब ऐसे सवाल आपके एपी जीपी के सवाल आपके सेट में आते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सवाल बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या फोकस करना होगा आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि फार्मूला सही कौन सा लगाना है। आप आर अगर निकाल लेंगे, आर की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, 1 से छोटी है, तो ये फार्मूला लगाएंगे जीपी सीरीज के लिए सम का। अगर आर की वैल्यू मतलब कि जो डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे ये कहेंगे कि आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ए आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1 लगाएंगे, ठीक है। ए और बी के दादाजी ने 21,500 की धनराशि को उनके बीच 20:23 के अनुपात में बांटी, तो दोनों ने अपने अपने हिस्से में से 1000 दान कर दिया, मतलब निकाल दिया। तो ए और बी के हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा, तो ये आप मेरी बात समझिए कि जब उन्होंने ए और बी ने 20 और 23 के अनुपात में उसको क्या किया, बांटा। 20 और 23 जो होगा 43 हो जाएगा। कितना होगा 43। इसका मतलब है कि 43 की जो वैल्यू है ना वो कितना है 21,500 है। 43 कितना हो जाएगा पंजे, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितना बेटा 500 है। यहाँ पे हम कहेंगे कि इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। 23 पंजे कितना होता है 115 होता है, 2 जीरो लगाया 11,500 हो गया, और कितना हो जाएगा 500, तो ये कितना हो गया, ये 10,000 हो गया। आप ये देखिए क्या दोनों ये 10,000 और 11,500 जोड़ के 21,500 हो रहा है। आप कहेंगे यस सर हो रहा है। इसका मतलब है कि इसने 1,000 रुपये दोनों ने क्या कहा है सवाल में कि 1,000 दान कर दिए, किसने, अपने अपने हिस्से से दोनों ने। तो 1,000 इन्होंने भी क्या कर दिया, दान कर दिया, ठीक है ना। तो 0 0 5 और 10 500 इनका हो गया, और इनके पास कितना बचा, इनके पास 9,000 हो गया। आप कहेंगे यस सर। 2 0 कट किया यहाँ से, और 5 से मैंने कहा कि 18 पंचे 90 और 5 बने 10, 5 एकम 5, ठीक है ना। तो मैं इसको भी और कट सकता हूँ, कट 18 पंचे 90 या 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, तो 6 अनुपात 15 से कट जाएगा ना डायरेक्ट।
तो 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105, तो 6:7 आ जाएगा। कहाँ पे है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पर सवाल में कुछ था नहीं, इतनी ही बात आपको करनी है, बस आपकी डिपेंड करती कैलकुलेशन स्पीड कितनी, आप एक एक करके जोड़ते घटाते तो नहीं है। आगे चलता हूँ। निम्नलिखित समीकरण में Q का अधिकतम मान क्या होगा? आप मुझे बताओ कि Q, जैसे ये लिखा है कि 5P9, ध्यान समझना, 3R7 2Q8, ये लिखा हुआ है, इनका जो सम है ना वो 1194 है। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, 1194 है। मेरी बात ध्यान समझिए कि 9 7 मतलब कि 8 7 15 5 20 और 24 के 4 हासिल कितना आ गया? 2 आ गया, 2 आ गया। तो आपसे पूछा है कि Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? भैया Q एक डिजिट में मैक्सिमम वैल्यू 9 रखी जा सकती है। क्यों? आप इन दोनों को अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे रखी जा सकती है। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू, ये सवाल ना बहुत ज़बरदस्त सवाल था, क्योंकि यहाँ पे 9 था ना, तो मैं कहूँगा कि अगर आप 2 हासिल आया है, इसका मतलब P और R को हम 0 नहीं लेंगे, P और R को 0 नहीं लेंगे। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हम क्या रखेंगे? 9 रखेंगे। तो आपको पता है कि 9 2 11 हो गया। अगर मैं यहाँ 9 रखूँ और ये 2 11 हो गया, क्या हो गया? 11 हो गया। इसका मतलब है कि 8 और होना चाहिए। P और R की वैल्यू का जो सम है ना वो कितना हो जाएगा? 11 8 19, मतलब तब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 5 3 8 2 10 1 11। इसका मतलब ये हो गया कि Q की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वह 9 होगी। आपको ये बात समझ में नहीं आई? हम मैं बताता हूँ ये क्या है बेटा। ये 3 संख्याएं लिखी गई हैं, तो 3 संख्याओं में इकाई दहाई सैकड़ा होता है। तो ये क्या लिखा गया? ये लिखा गया है 500 प्लस इकाई दहाई 10P प्लस 9 प्लस 300 प्लस 10R प्लस 7 प्लस 200 है ना, प्लस 10Q प्लस 8 बराबर किसके हो गया? 1194 की हो गया। बताओ भाई कोई दिक्कत है? तो आप 500 3 800 200, तो 5 3 8 2 10, मतलब कितना हो गया? 1000 हो गया। ठीक, 10P 10R और 10Q, 10 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो P प्लस Q, ध्यान समझना। अब पर इतना करने की क्या जरूरत है? मैं तो आपको समझा दिया, लॉजिक भी समझा दे रहा हूँ। तो आप यहाँ 10P ये भी चला गया, ठीक है ना, और 10R 10Q चला गया। बचा क्या? ये 9 बचा, ये 7 और ये 8 7 15 5 20 4 24, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 24 बराबर 1194 के, ठीक है ना। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत है। 1024 घटाएंगे तो 10P प्लस Q प्लस R बराबर 1194 में से 1024 घटाएंगे, ठीक है ना। तो 4 से 4 गया, क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक। और 9 में से 2 गया, 7 आएगा, 1 आएगा, 170 आ गया। इसका मतलब है कि 10 और ये P प्लस Q प्लस R जो है ना बेटा, ये 0 इससे कैंसिल होगा। तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू कितनी हो गई? 17 हो गई। कितनी हो गई? 17 हो गई, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है? तो हम ये जानते हैं कि अगर P प्लस Q प्लस R की वैल्यू अगर 17 है, क्वेश्चन में कितनी है? अगर 17 है, तो Q की वैल्यू निकालने के लिए हमें P प्लस R की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैंने तो आपको बताया है कि तभी आएगा 9, तभी 9 आएगा जब P प्लस R की वैल्यू क्या रखोगे? 8 रखोगे। तो P प्लस R की वैल्यू जब 8 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q, आप ऐसे करेंगे Q इज इक्वल टू 17 माइनस P प्लस R, यही कहेंगे नहीं कहेंगे? और लाना क्या है आपको? 9 लाना है। तो 9 कैसे आएगा? 17 माइनस ये क्या हो जाएगा? 8, तो कितना आ जाएगा? ये 9 आ गया। तो यहीं से मैंने आपको बताया था ये कहानी होती है इसके पीछे करने के लिए। चूँकि Q का हमें अधिकतम मान फाइंड करना था ना यहाँ पे, तो हम Q का मान 9 से बड़ा नहीं कर सकते। तो 9 लाने के लिए हम क्या करेंगे? अगर इसको 9 लाना चाहते हैं, देखो ऐसे नहीं समझ में आया तो ये देखो, मैं Q का अधिकतम मान में क्या ला सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर 9, तो इसका मतलब P प्लस 8 कितना हो जाए? P प्लस R कितना हो जाए? तो आप यही कहेंगे कि 17 माइनस 9 कर दो, 17 माइनस 9 करो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। तो समझ बात आई कि नहीं आई? तो ये तो तरीका है, पर ये सब करने की ज़रूरत आपको पेपर में कतई भी नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। कह रहा 800 की धनराशि 3 वर्षों की एक निश्चित राशि वार्षिक साधारण दर पर x% पर 956 हो जाती है। यदि ब्याज दर
x प्लस 6% बढ़ा दी गया है तो 800 की धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। बढ़िया सवाल है। देखो 800 की जो है धनराशि वह 3 वर्ष में कितना हो गई, 956 हो गई। आप कहेंगे यस सर, लेकिन कितने पे, x% की दर पे। वो कह रहा है कि अगर x प्लस 6%, तो आपको पता है कि एक्स्ट्रा 6% उसी 3 वर्ष के लिए, कितना, उसी 3 वर्ष के लिए बोल रहा है। इसका मतलब क्षेत्रिक साधारण ब्याज की दर क्षेत्रिक 18%, मतलब 800 पे 18% और मिल जाएगा। 18 अट्ठे कितना होता है, 18 अट्ठे 144 है ना। 8 64 के 4, 8 कम 8 और 12 नहीं 14, ठीक है 144। तो कितना हो जाएगा 144, इसमें बेटा क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आप 144 जोड़ देंगे तो यही वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो आप कहेंगे 6 4 10 के 0, 5 और 9 1 10 के 0, 9 1 10 1 11। तो इसका मतलब आपका जो अमाउंट होगा, कह रहा है कि 800 की धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो वो 1100 हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब कहने का है कि 800 था, x% की दर से 3 वर्ष में 956 हो गया। आपको पता है कि x% तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज है तो 6% एक्स्ट्रा मिलेगा उसे 3 वर्ष के लिए। तो क्षेत्रिक 18%, इसका मतलब जितना मिला है उस 3 वर्ष में 18%, मतलब कि 18% 800 पे और अधिक मिल जाएगा। तो 18 अट्ठे 144, 144 जोड़ देंगे 1100 मिलेगा, बात खत्म। आपको कुछ भी प्रिंसिपल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 7282 है, जिसमें ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो समान धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए प्राप्त होने वाला मिश्रधन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। मतलब कहने का है कि प्रति 8 माह चक्रवृद्धि किया जाता है, ठीक है ना। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो समान धनराशि पर समान दर की अवधि के लिए प्राप्त होने वाला मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा। तो पहले ये पता करो कि जो ब्याज मिला है ना, कितने % की वैल्यू है, 2 वर्ष। आप ये जानते हैं ना कि चलो यहाँ पर रेट की बात करूँ तो कितना दे रखा है, 15% दिया है, ठीक है ना। टाइम 2 ईयर दे रखा है और 2 ईयर को हम क्या लिखेंगे, 24 मंथ लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन जो ब्याज दे रहे हैं शुरू में, मतलब कहने का ये है कि जो 8% प्रतिमाह है ना, तो 24 महीने में तो पहले 8 मंथ, फिर अगले 8 मंथ और अगले 8 मंथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे कि 12 महीने का 15% है ना, तो 8 महीने का कितना हो जाएगा, 10% आ जाएगा, ठीक है ना। 5 से 15, 3 मतलब 3 के उसमें बांट लें। अरे भाई समझ में आई बात कि नहीं आई। देखो बता देता हूँ इधर कि 12 महीने का 15% है तो 8 महीने का ब्याज कितना होगा, तो आप 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 से, तो 3 चौक 12 और 3 पचे 15। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर भी 2 से करूँगा, तो 8 मंथ का कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसका मतलब है कि 10% बहुत बढ़िया सवाल है, ओरल सवाल है। कैसा है, ओरल है। इसका मतलब 10% की दर से 3 साल का CI जो होता है और 33.1% होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 33.1% जो है ना, वो की जो वैल्यू है वो 7282 है। कितना है, 7282 है। यही तो है, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जा रहा है 2 वर्ष के लिए, इतना मिलेगा। मतलब 3 8 8 8 के लिए मतलब 10 10 10 33.1%। आपसे क्या पूछा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो मतलब कहने का रेट कितना है बेटा, 15% है। इसी पे अगर चक्रवृद्धि किया जाए एनुअली तो कह रहा है कि समान दर से समान अवधि के लिए, तो 2 वर्षों में मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम 2 वर्ष रहेगा, क्योंकि एनुअली कंपाउंड किया गया है। तो 2 वर्ष सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 15 30, 15 15 225। तो आप कहेंगे 32.25% आ जाएगा। कितना आएगा, 32.25। इसका मतलब है कि आपसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन पूछा है। आप यहाँ से कह सकते हैं कि 132.25 की वैल्यू आपको निकालना है। यहीं पे सवाल आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को हटाऊंगा यहाँ से और यहाँ से भी हटाऊंगा, तो एक नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक नीचे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 331 का पहाड़ा जब मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना, या अगर 10 नहीं लगाना चाहते हो तो आप इस पॉइंट को क्या करो, यहाँ लगा दो, ठीक। खैर कोई बात नहीं। तो 2 बार जाएगा तो 662 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 662, है ना। 662 को हम 38, कितना बेटा 38, 38 20 58, 58 2 60, 4 64, हाँ फिर से कितना बार, 2 बार जाएगा। मतलब कहने का है कि 331 दूना 662, फिर 2 बार जाएगा, 22 बार गया। नहीं समझ में आया? आप यहाँ पे देखिए मेरी बात को, 331 को जब 2 बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 662 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो आप करके देख लो, ये आना चाहिए आपको। 8 में से 2 गया, कितना हो गया 6 हो गया। मुझे पता है कि लास्ट में 2 है और 12 में से 6 गया 6, यही तो आया। फिर से 2 बार बचेगा, 2 बार गया, 22 बार चला गया कि नहीं चला गया, 22 बार गया। तो अब यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि 22, अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो चलो कर देता हूँ कि 5 दुनाई 10, यहाँ पे देखो 5 दुनाई 10, 3 13, 5 6 30, 2 32, 5 चौक 20, 2 22, 50 25। इस 2 से क्या होगा 11 कट जाएगा। मैं कहता हूँ आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा, 2645, 2645, है ना। या 26 से हम 10 बार ले जाएंगे तो 26,000 समथिंग होगा, और 2600 और जोड़ेंगे, 26 2 28,600। इसका मतलब है कि देख लो, ना तो ये आंसर बनेगा और ना ही आंसर ये बनेगा। 28,600 तो वैसे निकल गया, लेकिन ये पता है कि 5 एकम 5 आंसर वही होगा, जो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा लास्ट में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। क्लियर है? समझा देता हूँ फिर से पूरा सवाल। वो ये कह रहा है कि कोई धन है, आपको धन निकालने की जरूरत नहीं है। कह रहा है 15% की दर पर है 2 वर्ष के लिए, लेकिन आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज देना है वो 8-8 महीने पे देना है। 2 वर्ष में 24 महीना होता है, तो 8-8 महीने करेंगे, 3 बार देंगे, तो 12 महीने अगर 15% है तो 10 महीने कितना हो जाएगा, 8 महीने कितना होगा 10% होगा। 8 10 10 10, 10% की दर से 3 साल का सक्सेस जो होता है 33.1% होता है। मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 33.1% देगा, और वही 33.1% जो है वो 72-82 की वैल्यू है। 72-82 की वैल्यू है। हमसे मिश्रधन पूछा है, लेकिन क्या कहा है कि समान दर समान अवधि के लिए, समान दर मतलब 15% 2 वर्ष के लिए, तो सक्सेस लगाएंगे तो 32 कितना आ जाएगा 25। तो अमाउंट निकालना है तो 132.25 करेंगे, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 22 बार ये गया और इसको 5 से कट किया तो 11 और ये इतना आ गया। तो मुझे पता है, वैसे भी देख लो कि 2645 था, कितना था 2645, 10 बार लेके जाओगे 26,000 हो जाएगा, ठीक है ना। और 26,000 अगली लेके जाओगे 26,045 हो जाएगा, 10 बार लेकर जाओगे तो, ठीक है ना। 26,450 हो जाएगा, ठीक। अब आप 2600 क्या करोगे, 2645 और जोड़ोगे, लास्ट में 5 आना ही आना है। तो एक ही ऑप्शन में 5 था, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी ऑप्शन में, तो 5 एकम 5, चलो ठीक है। क्लियर? तो ऐसे पेपर में सवाल है, लेंदी नहीं है ना, समझ में अगर आएगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आगे चलते हैं कि ए और बी ने क्रमशः बिंदु एक्स और वाई से एक ही समय एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किया। रास्ते में मिलने के बाद बिंदु वाई और एक्स तक पहुंचने में ए और बी को क्रमशः 5.4 घंटे और 2.4 घंटे का समय लिया। यदि ए की चाल 16 किलोमीटर पर आवर थी तो बी की चाल में क्या थी? तो मेरी बात ध्यान सुनो, मान लो कि ये पॉइंट क्या है, ये एक्स है और ये क्या है, ये y है। यहाँ से x चला और इधर से क्या चला, y चला। एक मिनट, यहाँ से x चला और यहाँ से क्या चला, y चला, ठीक है ना। ऐसा मैं मान लेता हूँ, ये x चल रहा है, मतलब a चल रहा है और इधर से कौन चला, ये b चला, और दोनों जिस टाइम पे मिलेंगे उस समय हमारा जो टाइम होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि 8 बजे ये चला, क्योंकि उसने क्या कहा है कि एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किया, तो जितने समय पे मतलब 8 बजे अगर ये चला तो 8 बजे ये भी चला, जब मिलेंगे तो दोनों सेम टाइम वहाँ पे लेकर जाएंगे। तो मुझे इतना पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर इसने d1 दूरी तय किया और इसने d2 दूरी तय किया, ठीक। अब क्या करेगा ये, मेरी बात ध्यान समझना। अब मिलने के बाद ये वाला जो है ये इस रास्ते से निकल गया तो यहाँ पहुँचा, और ये कहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। तो आप जानते हैं कि आफ्टर मीटिंग पॉइंट, मिलने के बाद गंतव्य तक पहुँचने में जो उनके स्पीड का जो अनुपात होता है ना, S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1 होता है, T2/T1 होता है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि यदि ए 5.4 घंटे लेता है और बी 2.4 घंटे लेता है, यदि ए की चाल कितनी है, ए की चाल
ए की चाल 16 किलोमीटर पर आवर है। कितनी? ए की चाल, ए मतलब S1। तो आपको यहाँ पे देखो S1 कितना दिया है? 16 दिया है। S2 आपको निकालना अर्थात B है, और यहाँ पे दोनों दे रखा है। T2 कितना है? 2.4 है, और ये कितना है? 5.4 है। कैलकुलेट कर दो, डायरेक्ट S2 की वैल्यू आ जाएगी। पूछा है कि B की चाल क्या है, यहीं से डायरेक्ट निकल जाएगा। ये पॉइंट हटेगा, हट गया, तो आप ये कहेंगे कि 2 12 24 है ना, और 2 27 54। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड अगर हम कर दें, स्क्वायरिंग कर दें, या मैं इसको और एक स्टेप में लिख सकता, सिंप्लीफाई कर देता, ठीक है ना। कैसे करता देखो, ये पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है ना, पॉइंट से पॉइंट गया, 3 8 24 और 3 हाँ 3 एकम 3 है ना, 2 और 3 24, 18 या 54, तो 8 बटे क्या आ जाएगा? 18। और अभी भी और सिंप्लीफाई होगा, 2 चौको 8 और 2 9 18, ठीक है ना। मतलब कितना हो गया? आप कहेंगे सर मतलब 6 से 6 चौको 24 और 6 9 54। डायरेक्ट लिख देता हूँ इस बात को, 6 चौको 24 6 9 54, 6 चौको 24 6 9 54। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि 16/S2 जो है ना, वो 2 बटे कितना है? 3 है, ठीक है ना। तो 2 8 16 हो जाएगा, और 8 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसका मतलब S2 जो है, B की जो चाल है ना, वो 24 किलोमीटर पर आवर है, 24 किलोमीटर पर आवर है। बताओ भाई, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। याद रखना कि जब भी दो ऑब्जेक्ट मिलने के बाद जिस डेस्टिनेशन से एक दूसरे चले थे, पहुंचने में जो उनका स्पीड का अनुपात होगा, उनके अंडर रूट ऑफ उनके टाइम का अनुपात, उल्टा अनुपात हो जाता है, ठीक है ना। चलो, अगर आप इस सवाल को आप देखना चाहते हैं तो हमारी क्लास पे आप जाइए, जो चैप्टर वाइज मैंने प्रैक्टिस कराया वहाँ पे मैंने इसको बताया है कि कैसे आया है, ठीक है ना। चलो, 2 अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों का परस्पर तथा विनिमय करके प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 45 है। कोई 2 अंकों वाली संख्या है, मान ली 10 12 15 45 30 ऐसे कह रहा है कि, लेकिन उनके अंकों को परस्पर बदल कर प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर कितना? 45 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा, और ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? तो पहले बताओ, अंतर हमें निकालना है और ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, 2 बात हमें बतानी है। तो आंसर 2 में इसलिए दे रखा है। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कहता हूं कि जो संख्या है ना, वो XY है, मतलब कि 10x प्लस y है। अरे XY अगर संख्या लिखी गई है, संख्या अगर XY लिखी गई है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 10x प्लस वाई। इनको पलट दो, क्या इसका मतलब है कि 10x प्लस वाई, और इनको पलट दो तो आप कहोगे कि 10y प्लस x कर दो। पलट दिया, XY को मैंने yx लिख दिया, ठीक है। और कह रहा है कि प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर कितना है? वो 45 है, ठीक है ना। तो 10x और ये माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9x। ये कितना हो जाएगा? माइनस 9y बराबर कितने के? 45 के। तो यहाँ से 9 से कट करूँगा तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर x माइनस वाई जो आएगा ना, वो 5 आ जाएगा। x माइनस वाई जो आएगा 5 आएगा। इसका मतलब है कि जो दोनों संख्याएं लिखी गई हैं उनके बीच का अंतर 5 है। मतलब ऐसा हमने यहाँ पे निकाला है ना, कि एक्स वाई है, अगर दोनों संख्याओं को पलट दिया जाए, तो कोई संख्या है 2 अंकीय और उनके अगर अंकों को पलट दिया जाए तो उनके बीच का अंतर कितना आता है? 45 आता है। तो मैंने कहा x माइनस वाई क्या होगा? 5 होगा। ध्यान से समझना, अगर 5 है तो क्या क्या हो सकता है? इसका मतलब पहला ऑप्शन वही होगा जहाँ पे 5 है, अंतर पूछा है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपके मन में आया कि नहीं सर, मैं तो लिखना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि क्या होगा, तो बताओ भाई, x माइनस वाई अगर 5 है तो इसको क्या लिखोगे आप? इसको 6 लिखोगे और इसको 1 लिखोगे, 5 आएगा कि नहीं आएगा? इसको आप 7 लिखोगे, इसको 2 लिखोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा कि नहीं आएगा? इसको 8 लिखोगे, इसको 3 लिखोगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। और क्या है, अगर इसको ऐसे करते चले गए तो आप देखिए x की वैल्यू अगर 6 है तो 10 छंग 60 और 1 61, तो जो संख्याएं बनेगी कितनी बन जाएंगी? मेरी बात ध्यान सुनना, कितनी बन गई? 61 बन गई। कितना बन गई? 61 बन गई। आप देखिए, पलट के देख लीजिए, 61 को आप लिख दीजिए 16, पलट दिया तो आप ये पता है कि 9 5 45। वैसे भी एक रूल कहता है कि अगर 18 है तो इसके अंकों को पलट दिया जाए तो 81 होगा। तो इनका अंतर जो होगा वो कितना आएगा? वो 9 का मल्टीपल आएगा हर हालत में। कितना आएगा? 9 का मल्टीपल आएगा। कैसे? आप देखिए कि इनके बीच का अंतर कितना है। इनके बीच का अंतर कितना है? आप कहेंगे सर
81, 8 और 1 बीच का अंतर 7 है, 7 9 कितना हो जाएगा 63। आप चेक कर लो तो 11 में से 8 गया 3, 7 में से 1 गया 6, यही आएगा। एक और लॉजिक है कि अगर 23 लिखा है, मतलब वही सवाल 23 को अगर आप 32 लिख दो, 23 को अगर 32 लिख दो तो मैं कहता हूँ कि इनके बीच का अंतर कितना है 1 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। आया कि नहीं आया, समझ आ रही बात? इसका मतलब 61 हो जाएगा, यही चीज़ बताना चाह रहा था मैं। दूसरी संख्या क्या होगी देखो ध्यान से, अब दूसरा 7 लिया है तो 70 और कितना हो जाएगा 2, 72, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए अंतर ले लो, अब आप 27 ले लो तो कितना आएगा, 12 में से 7 गया 5 और 7 में से 2 गया कितना, 6 में से 2 गया 4, यहाँ भी 45 आएगा, यहाँ भी 45 आएगा, तो 61 हो गई, 72 हो गई, ठीक है ना। आगे क्या करेंगे, 10 8 80 और 3 83, कितना हो गई 83। इसको पलट दो 38 कर दो, तब भी इनका अंतर 45 आएगा। अंतर कितना आएगा 45 आएगा। तो उसने पूछा है कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, तो भाई सीधी सी बात है, मैं और लिख सकता हूँ 8 के बाद 9, 9 माइनस क्या करूँगा 4 करूँगा तो क्या आ जाएगा 5 है। आप कहोगे इसके बाद भी संभव है क्या, अरे भैया 9 के बाद क्या करोगे, फिर 2 अंकों में हो जाएगी ना संख्या, तो आप एक ही डिजिट में लेना है, मतलब कि एक ही डिजिट में। तो आप देखिए इसका मतलब हो जाएगा कि 10 9 90 प्लस 4 94, 94 को मैं पलट दिया तो 49 लिख दिया, तब भी कितना आ गया बेटा 45 आ गया। तो आपको ये समझ में बात आ गई कि कितनी संख्याएं संभव हैं, तो 1 2 3 4, तो देखो 5 और 4 आया कि नहीं है, समझ में बात आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे ये पहले से मतलब यहाँ से आपके कंसेप्ट और कुछ लॉजिक भी बनकर आ जाएंगे, पर इतना करने की ज़रूरत तो थी नहीं, आपका यहीं से सवाल बन गया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। याद रखना एक चीज़ कि 2 अंकों की एक संख्या, इनके अंकों का परस्पर स्थान विनिमय करने से प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 45 है। तो मैं कहता हूं कि अगर कोई 2 संख्या, अब मेरी बात ध्यान सुनो बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये सवाल आप सेकंडों में कर पाओगे पेपर में, कैसे देखो, अगर कोई 2 संख्या है, मतलब कोई एक संख्या है 2 अंकों वाली, जैसे मैंने लिख दिया कुछ भी आपने कहा, तो मैंने कहा कि चलो 47 लिख दिया, मैंने 47 लिख दिया, ठीक है ना, या मैंने 67 लिख दिया, क्या लिख दिया 67 लिख दिया। अगर इसके अंकों को पलट दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 76 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और जब 76 होगा तो मैं ये कहूँगा कि मैंने ये बताया है कि जो भी अंतर आएगा वो 9 या 9 का मल्टीपल आएगा, 9 से कम नहीं आ सकता, ठीक है ना। आप देखिए 7 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, अरे 6 में से मतलब कि ये बड़ी हो गई, तो 16 में से 7 गया तो कितना हो गया 9, 9 ही आया कि नहीं आया। इसका मतलब जब अंतर 45 आया था, तो मेरी बात ध्यान समझना, जब 45 आया था तो 9 गुणे 5 लिख देते हैं आप। इसका मतलब 9 तो आना ही आना है, इसका मतलब उन दो जो संख्याएं ना x और y, उनके बीच का अंतर 5 आएगा, तो यहीं 5 लगा देते। इसका मतलब आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी जय हिंद, थैंक यू सो मच।